नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी कर रहे हैं हम हिंदी प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जिससे परीक्षाओं में सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल को पढ़ने के बाद हम अपने आधुनिक काल पर पहुंच गए हैं, जिसकी समय सीमा मानी है आचार्य शुक्ल ने 1900 से लेके 1980 तक। इसकी इंडेक्स में आपको दिखा रही हूँ। आधुनिक काल को गद्य खंड उन्होंने माना है। गद्य काल की संज्ञा भी दी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सामान्य परिचय के अंतर्गत प्रकरण 1 में हम पढ़ चुके हैं गद्य का विकास, आधुनिक काल के पूर्व गद्य की अवस्था अर्थात ब्रजभाषा गद्य, दूसरा खड़ी बोली गद्य। प्रकरण 2 के अंतर्गत हमने गद्य साहित्य का आविर्भाव पढ़ा था। ये सब कुछ पढ़ने के बाद हम पहुंच गए हैं महत्वपूर्ण पड़ाव पर, आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन। यहाँ गद्य का प्रवर्तन का सामान्य परिचय दिया जाएगा। आधुनिक काल के गद्य को भी प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के अंतर्गत विभाजित किया है रामचंद्र शुक्ल ने। इसी प्रकार काव्य को भी उन्होंने प्रथम उत्थान, द्वितीय उत्थान और तृतीय उत्थान के नाम से विभाजित किया है। इसी के अंतर्गत आज हम प्रथम उत्थान, जिसकी समय सीमा मानी है आचार्य शुक्ल ने 1925 से लेकर 1950 तक, ये आपको याद रखनी है, इस परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है। आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन प्रकरण 1 में पढ़ेंगे गद्य का प्रवर्तन, सामान्य परिचय। पूर्व के वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो उन्हें आप जरूर देखें, तब जाके आपको अच्छे से यह समझ में आएगा। कम से कम वैसे तो आपको आदिकाल से देखना है, लेकिन इतनी जल्दी यदि आप आदिकाल से नहीं देख पा रहे हैं तो जहां से आधुनिक काल की 2-3 कक्षाएं हो गई हैं तो वहां से वीडियोस देखना शुरू करिए, ताकि आपको ये प्रकरण 1 अच्छे से समझ में आए। इन चीजों को समझना ज्यादा आवश्यक है पढ़ने से। अब शुक्ल जी क्या कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रभाव भाषा और साहित्य दोनों पर बड़ा गहरा पड़ा। अब हम बहुत कुछ पढ़ते पढ़ते रीतिकाल, भक्तिकाल के कवियों से होते होते भारतेंदु काल में पहुंच चुके हैं। अब इसमें क्या क्या होता है, उनके जन्म से लेकर जो थोड़ा सामान्य परिचय उनका भी प्राप्त करेंगे। उनके साथी कवि कौन से रहे जिन्हें हम भारतेंदु मंडल के कवियों के नाम से जानते हैं, और उस काल में किस प्रकार का गद्य और पद्य लिखा गया, इस सब के बारे में संक्षिप्त जानकारी यहाँ प्राप्त करेंगे। आगे लिखते हैं शुक्ल जी, उन्होंने जिस प्रकार गद्य की भाषा को परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। ये लाइनें आप नोट डाउन कर लीजिए, परीक्षा में पूछी हुई है। तो ये किसने कहा है, किसके विषय में? तो ये शुक्ल ने कहा है भारतेंदु के विषय में। पुनः देखते हैं, जिस प्रकार गद्य की भाषा को भारतेंदु ने परिमार्जित करके उसे बहुत ही चलता, मधुर और स्वच्छ रूप दिया, उसी प्रकार हिंदी साहित्य को भी नए मार्ग पर लाकर खड़ा कर दिया। उनके भाषा संस्कार की महत्ता को सब लोगों ने मुक्त कंठ से स्वीकार किया और वे वर्तमान हिंदी गद्य के प्रवर्तक माने गए। तो वर्तमान हिंदी गद्य का प्रवर्तक आप किसे मानेंगे? भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना है शुक्ल ने। हम और आप किसे मानते हैं उस मत का कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन शुक्ल किसे मानते हैं ये बहुत बड़ी बात है। मुंशी सदा सुखलाल की भाषा साधु होते हुए भी पंडिताऊपन लिए थी, यानी उपदेशात्मक थी। लल्लूलाल में ब्रज भाषापन और सदल मिश्रण में पूर्वीपन था। राजा शिव प्रसाद हिंद का उर्दू शब्दों तक ही परिमित न था, वाक्य विन्यास तक में घुसा था। जो शिव प्रसाद का उर्दूपन था वो शब्दों तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वाक्य विन्यास में भी घुसा था, यानी उनमें उर्दू की झलक थी। राजा लक्ष्मण सिंह की भाषा विशुद्ध और मधुर तो अवश्य थी, पर आगरा की बोलचाल का पुट उसमें कम न था, यानी उसके क्षेत्रीय विशेषता उसमें देखने को मिलती थी। क्षेत्र विशेष की भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप भारतेंदु की कला के साथ ही प्रकट हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पद्य की ब्रज भाषा का भी बहुत संस्कार किया। पुराने पड़े हुए शब्दों को हटाकर काव्य भाषा में भी वे बहुत कुछ चलतापन और सफाई लेकर आए। तो ये कुछ लाइनें हैं जो आपको हाईलाइट करनी है। भाषा का निखरा हुआ सामान्य रूप में भारतेंदु काल में भारतेंदु के साथ ही प्रकट हुआ। इससे भी बड़ा काम उन्होंने किया
कि साहित्य को नवीन मार्ग दिखाया और वे इसे शिक्षित जनता के सहचर्य में ले आए। यानी जो शिक्षित जनता थी, जो यह समझती थी कि उर्दू भाषा को पढ़ने से ही हम मतलब शिष्ट कहलाएंगे, उनके समक्ष भी प्रस्तुत किया वास्तविकता को। नई शिक्षा के प्रभाव से लोगों की विचारधारा बदल चली थी। उनके मन में देश हित, समाज हित आदि की नई उमंगें उत्पन्न हो रही थी। शिक्षित होने का प्रभाव तो पड़ता ही है, दिमाग जो है संकुचित विचारधारा से उठकर आप समष्टि की ओर बढ़ते हो, व्यक्ति से उठकर समष्टि की ओर सोचने लगते हो, समाज के प्रति सोचने लगते हो। तो जब जनता शिक्षित होने लगी तो उसे धीरे धीरे अंग्रेजों की गलत नीतियां भी समझ में आएंगी और समाज में क्या गलत चीजें चल रही हैं वो भी समझ में आएंगी। काल की गति के साथ साथ उनके भाव और विचार तो बहुत आगे बढ़ गए थे, पर साहित्य पीछे ही पड़ा था। भक्ति श्रृंगार की पुराने ढंग की कविताएं होती चली आ रही थी। बीच बीच में कुछ शिक्षा संबंधी पुस्तकें अवश्य निकल जाती थी, पर देश काल के अनुकूल साहित्य निर्माण का कोई विस्तृत प्रयत्न तब तक नहीं हुआ था। बंग देश में नए ढंग के नाटकों और उपन्यासों का सूत्रपात हो चुका था, जिनमें देश और समाज की नई रुचि और भावना का प्रतिबिंब आने लगा था। पर हिंदी साहित्य अपने पुराने रास्ते पर ही पड़ा था। बंगाल में क्या हो रहा है, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान देनी है। बंगाल में क्या हो रहा है, बंगाल में तो नई रुचि का साहित्य लिखा जाने लगा है, लेकिन हिंदी साहित्य में कोई विशेष उत्कर्ष या कार्य नहीं हुआ। यानी कि बांग्ला जो साहित्य वो पहले विकसित हुआ हिंदी साहित्य से। भारतेंदु ने उस साहित्य को दूसरी ओर मोड़कर जीवन के साथ फिर से लगा दिया। ठीक है, तो भारतेंदु क्यों भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तुलसीदास ने लोक मंगल का ध्यान रखा, तो भारतेंदु ने भी पूरी तरीके से लोक कल्याण का ध्यान ही रखा है, चाहे भाषा कुछ भी रही हो। इस प्रकार हमारे जीवन और साहित्य के बीच जो विच्छेद पड़ रहा था उसे उन्होंने दूर किया। हमारे साहित्य को नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त करने वाले हरिश्चंद्र ही हुए। क्या किया, साहित्य और जीवन का जो संबंध टूट चुका था, साहित्य का जीवन से कोई संबंधित ही नहीं था ना, न्याय का भेद और ये वो राजाओं के आश्रयदाताओं की प्रशंसा लिखना, उससे लोक के मंगल की तो कोई भाव उसमें थे नहीं। लेकिन भारतेंदु ने इस कमी को पूरा किया और नए नए विषय भी दिए। आप देखते हैं कि जो गद्य विधाएं हैं, जिन्हें हम निबंध, उपन्यास, कहानी थोड़ा पूर्व में बात मांग सकते हैं, लेकिन निबंध है, उपन्यास है और जीवन व्रत लिखना, ये सारी चीजों का विकास भारतेंदु काल से ही माना जाता है। नाटक का भी। उर्दू के कारण अब तक हिंदी गद्य की भाषा का स्वरूप ही झंझट में पड़ा हुआ था। राजा शिव प्रसाद सिंह और राजा लक्ष्मण सिंह ने जो कुछ लिखा था वह एक प्रकार से प्रस्ताव के रूप में था। जब भारतेंदु अपनी मंजी हुई परिष्कृत भाषा सामने लाए, तब हिंदी बोलने वाली जनता को गद्य के लिए खड़ी बोली का प्राकृत साहित्य रूप मिल गया और भाषा के स्वरूप का प्रश्न ही नहीं रह गया। प्रस्ताव काल समाप्त हुआ और भाषा का स्वरूप स्थिर हुआ। यानी जो भूमिका शिव प्रसाद सिंह और लक्ष्मण सिंह ने बांधी थी, उसको पूरा किसने किया, भारतेंदु ने उसका प्रयोग किया। जनता की भाषा अब क्या होनी चाहिए भाषा, ये प्रश्न ही नहीं रहा, क्योंकि भारतेंदु ने उस प्रश्न की स्वतः ही पूर्ति कर दी। भाषा का स्वरूप स्थिर हो जाने पर जब साहित्य की रचना कुछ परिमाण में हो लेती है, तब शैलियों का भेद, लेखकों की व्यक्तिगत विशेषताएं आदि लक्षित होती हैं। भारतेंदु के प्रभाव से उनके अल्प जीवन काल के बीच ही लेखकों का एक खासा मंडल तैयार हो गया, जिसके भीतर पंडित, अब इसको थोड़ा भारतेंदु मंडल के नाम से भी जानते हैं, तो जिस मंडल तैयार हो गया जिसके भीतर पंडित प्रताप नारायण मिश्र उपाध्याय, बद्री नारायण चौधरी, ठाकुर जगन मोहन सिंह, पंडित बालकृष्ण भट्ट मुख्य रूप से हुए। तो ये भारतेंदु मंडल के आप इनको कवि भी कह सकते हो। ठीक है, इन लेखकों की शैलियों में व्यक्तिगत भिन्नता स्पष्ट लक्षित हुई। भारतेंदु में ही हम दो प्रकार की शैलियों का व्यवहार पाते हैं। उनकी भावावेश की शैली दूसरी है और तथ्य निरूपण की दूसरी। भावावेश के कथनों में वाक्य प्राय बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब ये समझना है कि भारतेंदु में क्यों है शैली की भिन्नता, कौन कौन सी दो शैली। भावावेश में शैली उनकी दूसरी है और तथ्य निरूपण में दूसरी। ठीक है, भावावेश के कथनों में वाक्य प्राय छोटे छोटे होते हैं और पदावली सरस बोलचाल की होती है, जिसमें बहुत प्रचलित अरबी फारसी के शब्द भी कभी कभी पर बहुत कम आ ही जाते हैं। जहाँ किसी ऐसे प्रकृतिस्थ भाव की व्यंजना होती है जो चिंतन का अवकाश भी बीच बीच में छोड़ता है, वहाँ की भाषा कुछ अधिक साधु और गंभीर होती है। वाक्य भी कुछ लंबे होते हैं पर उनका अन्वय जटिल नहीं होता।
तो ये थोड़ी सी दो तरीके की भाषा का उन्होंने लिखा है, यानी जैसा अवसर है उस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया है। अंधेर नगरी की भाषा क्योंकि जनता को जागृत करने के लिए थी, अलग तरीके की है। और जब आप उनकी तथ्य निरूपण वस्तु निबंध पढ़ेंगे तो उसकी भाषा कुछ और ही होगी। तथ्य निरूपण या सिद्धांत कथन के भीतर संस्कृत शब्दों का कुछ अधिक मेल दिखाई पड़ता है। एक बात विशेष रूप से ध्यान देने की है, शुक्ल जी कहते हैं कि भारतेंदु में एक बात विशेष ध्यान देने की, क्या? वो यह है कि वस्तु वर्णन या दृश्य वर्णन में विषयानुकूल मधुर या कठोर वर्ण वाले संस्कृत शब्दों की योजनाओं की, जो प्राय समस्त और सानुप्रास होती है, चाल सी चली आई है। भारतेंदु में यह प्रवृत्ति हम सामान्यता नहीं पाते। यानी भारतेंदु ने बहुत ही सरल भाषा लिखी है क्योंकि उनका उद्देश्य जनता को जागृत करना था। पंडित प्रताप नारायण मिश्र की प्रकृति विनोदशील थी, अतः उनकी भाषा बहुत स्वच्छंद गति से बोलचाल की चपलता और भाव भंगिमा लिए चलती है। हास्य विनोद की उमंग में वह कभी कभी मर्यादा का अतिक्रमण करती, पूर्वी कहावतों और मुहावरों की बौछार भी छोड़ती चलती है। उपाध्याय बद्री नारायण, अब ये जो भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं उनके विषय में यहाँ थोड़ा उनका उल्लेख दिया है कि किस प्रकार के प्रताप नारायण मिश्र के, आपने सुना होगा, मूछ, भौं, नाक, इस तरीके के निबंध उन्होंने लिखे हैं। और समझदार की मौत है, तो ये भी तो एक मुहावरा है ना, समझदार की मौत है। आगे विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, यहाँ पर संक्षिप्त परिचय। तो इस तरीके से उनकी भाषा थी। उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के लेखों में गद्य काव्य के पुराने ढंग की झलक, रंगीन इमारत की चमक दमक बहुत कुछ मिलती है। बहुत से वाक्य खंडों की लड़ियों से गुथे हुए उनके वाक्य अत्यंत लंबे होते थे, इतने लंबे कि उनका अन्वय कठिन होता था। पदविन्यास में तथा कहीं कहीं वाक्यों के बीच विराम स्थलों पर भी अनुप्रास देख इंशा और लल्लू लाल का स्मरण होता है। इस दृष्टि से देखें तो प्रेमघन में पुरानी परंपरा का निर्वाह अधिक दिखाई देता है। ठीक है, तो दो का हमने परिचय प्राप्त कर लिया, फर्स्ट प्रताप नारायण और दूसरा चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। अब तीसरे जगन मोहन की शैली देखते हैं। आप पापा के पास चले जाओ, पापा के पास चले जाओ। हाँ तो पापा से कह दो ना आप, है ना, मैं अपना काम कर रही हूँ, आप पापा, अब आप पापा से कह दो मैं अपना काम कर रही हूँ प्लीज। पंडित ओहो गुड़िया ने भुला दिया। पंडित बालकृष्ण भट्ट की भाषा अधिकतर वैसी ही होती थी जैसी खरी खरी सुनाने में काम में लाई जाती है। जिन लेखों में उनकी चिड़चिड़ाहट झलकती है वे विशेष मनोरंजक हैं। नूतन पुरातन का वह संघर्ष काल था, इसमें भट्ट जी को चिढ़ाने की पर्याप्त सामग्री मिल जाया करती थी। समय के प्रतिकूल पुराने बद्ध विचारों को उखाड़ने और परिस्थिति के अनुकूल नए विचारों को जमाने में उनकी लेखनी सदा तत्पर रहती थी। भाषा उनकी चटपटी, तीखी और चमत्कारपूर्ण होती थी। ठाकुर जगन मोहन सिंह की शैली शब्द शोधन और अनुप्रास की प्रवृत्ति के कारण चौधरी बद्री नारायण की शैली से मिलती जुलती है, पर उसमें लंबे वाक्यों की जटिलता नहीं पाई जाती। इसके अतिरिक्त उनकी भाषा में जीवन की मधुर भारतीय रंग स्थलियों की मार्मिक ढंग से हृदय में जमाने वाले प्यारे शब्दों का चयन अपनी अलग अलग विशेषता रखता है। अब क्योंकि ये भारतेंदु मंडल के सदस्य हैं तो इनकी जो विशेषताएं उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना पड़ेगा प्रताप नारायण की क्या भाषा है, बालकृष्ण भट्ट की क्या विशेषता है, ठाकुर जगन मोहन की क्या विशेषता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य चीजें, इनको ध्यान देना पड़ेगा। अब आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि हरिश्चंद्र काल के सब लेखकों में अपनी भाषा की प्रकृति की पूरी परख थी। संस्कृत के ऐसे शब्दों और रूपों का व्यवहार वे करते थे जो शिष्ट समाज के बीच प्रचलित चले जाते हैं। जिन शब्दों या जिन रूपों से केवल संस्कृत भाषी ही परिचित होते हैं और जो भाषा प्रभाव के साथ ठीक से चलते नहीं, उनका प्रयोग वो बहुत औचट में पढ़कर ही करते थे। सामान्यतः लिखावट में ना उड्डयमान और अवसाद ऐसे शब्द मिलते हैं, ना औदार्य, सौकार्य और मौखार्य ऐसा रूप। यानी कि इस कठिन संस्कृत के शब्दों का इन्होंने बहुत ज्यादा कहीं पे अटकी है, इनकी अटकने पर या बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि कुछ और ना मिल रहा हो तभी इन्होंने लिखे हैं। बाकी सामान्य संस्कृत के जो बोलचाल के शब्द हम प्रयोग करते हैं उनका ही प्रयोग किया है। भारतेंदु के समय में ही देश के कोने कोने में हिंदी लेखक तैयार हुए जो उनके निधन के उपरांत भी बराबर साहित्य सेवा में लगे रहे। अपने अपने विषय क्षेत्र के अनुकूल रूप हिंदी को देने में सबका हाथ रहा।
धर्म संबंधी विषयों पर लिखने वाले जैसे पंडित अंबिका दत्त व्यास ने शास्त्रीय विषयों को व्यक्त करने में, संवाद पत्रों में राजनीतिक बातों को सफाई के साथ सामने रखने में हिंदी को लगाया। यानी क्या हुआ, सबको अलग अलग विषय पर सबने लिखा। अब यही तो भारतेंदु की विशेषता है कि उन्होंने एक अलग से विचार भी दिए, लेखकों को सोचने की गुंजाइश दी कि किन किन विषयों पर लिखा जा सकता है, और प्रतिनिधित्व किया अपने काल का। सारांश यह है कि उस काल में हिंदी का शुद्ध साहित्य उपयोगी रूप ही नहीं, व्यवहार उपयोगी रूप भी निखरा। उस काल से तात्पर्य भारतेंदु काल से। यहां तक तो भाषा और शैली की बात हुई। अब शुक्ल जी कहते हैं कि भाषा और शैली की बात तो हमने कर ली, अब लेखकों की दृष्टि क्षेत्र और उनका मानसिक अवस्थान लीजिए। हरिश्चंद्र तथा उनके समसामयिक लेखकों में जो एक सामान्य गुण लक्षित होता है वह है सजीव या जिंदा दिली। सब में हास्य या विनोद की मात्रा थोड़ी या बहुत पाई जाती है। राजा शिव प्रसाद या लक्ष्मण सिंह भाषा पर अधिकार रखने वाले पर झंझटों से दबे हुए स्थिर प्रकृति के लेखक थे। क्या थे वो, कि अधिकार रखने वाले तो थे पर झंझटों से दबे हुए थे और स्थिर प्रकृति के लेखक थे। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती। दो हरिश्चंद्र मंडल। ध्रुव, छोटी बहन को जो प्रॉब्लम है वो धीरे से पापा को बताया, धीरे से बताना पास जाके। उनमें वह चपलता, स्वच्छंदता और उमंग नहीं पाई जाती जो हरिश्चंद्र मंडल के लेखकों में दिखाई पड़ती है। शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया। शुक्ल जी क्या कहते हैं कि शिक्षित समाज में संचरित भावों को भारतेंदु के सहयोगियों ने बड़े अनुरंजनकारी रूप में ग्रहण किया, यानी बहुत ही मनोरंजक रूप में। ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं किया है कि पढ़ने वाले को बोरियत महसूस हो। अभी तो गद्य का आविर्भाव हो रहा है, अभी तो गद्य अपनी बाल अवस्था में, बच्चा अवस्था में, यदि उसमें बहुत गहरे गहरे लंबे लंबे जटिल वाक्य यदि लिखे जाते तो जनता कभी भी गद्य को पढ़ने में प्रवृत्त नहीं होती। इसी सरलता और इसी मनोरंजनकारी वृत्तियों के कारण ही तो लोग गद्य को पढ़ने में प्रवृत्त हुए। अब आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि सबसे बड़ी बात स्मरण की यह है कि उन पुराने लेखकों के हृदयों का मार्मिक संबंध भारतीय जीवन के विविध रूपों के साथ पूरा पूरा बना था। भिन्न भिन्न ऋतुओं में पड़ने वाले त्योहार उनके मन में उमंग उठाते, परंपरा से चले आते हुए आमोद प्रमोद के मेले उनमें कौतूहल जगाते और प्रफुल्लता लाते थे। आजकल के समान उनका जीवन देश के सामान्य जीवन से विच्छिन्न न था। विदेशी अंधड़ों ने उनकी आंखों में इतनी धूल नहीं झोंकी थी कि अपने देश का रंग रूप उन्हें सुझाई ही न पड़ता। कितना बड़ा व्यंग कर रहे हैं। ये तो वर्तमान में भी प्रत्यक्ष है कि विदेशी अंधड़ों ने, विदेशी चाल ने, विदेशी रंग ढंग ने इतना युवा वर्ग की आंखों में धूल झोंक दी है कि देश का असली रंग रूप उन्हें, संस्कृति अपनी नहीं दिखाई पड़ती। काल की गति वो देखते थे, सुधार के मार्ग भी उन्हें सुझाते थे, पर पश्चिम की एक एक बात के अभिनय को भी वे उन्नति का पर्याय नहीं समझते थे। प्राचीन और नवीन संधि स्थल पर खड़े होकर वे दोनों को जोड़ इस प्रकार मिलाना चाहते थे कि नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप नवीन प्राचीन का प्रवर्धित रूप प्रतीत हो, ना कि ऊपर से लपेटी हुए वस्तु। जैसे कि होड़ के चक्कर में है ना, सरल शब्दों में होता है कि हमें जो कपड़े पहनने चाहिए अपने देश काल के अनुकूल, हमें अपने कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन अब हमने देखा कि गाउन का फैशन है या वेस्टर्न कपड़ों का फैशन है और हम उसके अनुकूल नहीं है और उनको पहन लेते हैं। अब उनको गाउन तो आप पहन सकते हो, लेकिन आप मतलब गाउन से तात्पर्य देखिए, मेरा ये जो कपड़े चल रहे हैं इसका मतलब मेरा वेस्टर्न कपड़ों से मतलब है। अगर उसे आप पहन लेते हैं तो उसको, उसकी एक अलग तरीके की एसेसरीज होती है, अलग तरीके का मेकअप होता है, उसका अपनी एक मतलब अलग पूरा वो। और यदि कोई कौवा चले हंस की चाल भूल गए, अपनी भी चाल वाली स्थिति हो जाती है। जब आप उसको फॉलो नहीं करते तो वो अच्छे भी नहीं लगते। वहीं यदि आप अपनी संस्कृति और देश काल के अनुसार कपड़े पहनते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत ही सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के धनी लगेंगे और कॉन्फिडेंस भी रहता है हमारे ऊपर। लेकिन होड़ करने की चक्कर में क्या लगता है, ऐसा लगता है लपेटी हुई, मतलब कुछ लपेट लिया, बस ऐसे ही पहन लिया क्योंकि हमें वेस्टर्न ड्रेसेस पहननी है तो वो हमने पहन ली है ना। अब विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ। शताधिक बार पूछा हुआ यह प्रश्न है, इंपॉर्टेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये ठीक है, ये आपने देखिए। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटकों से हुआ।
भारतेंदु के पहले नाटक के नाम से जो 2-4 ब्रज भाषा में लिखे गए थे उनमें महाराज विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन नाटक को छोड़ और किसी में नाटकत्व था ही नहीं। और विश्वनाथ सिंह के आनंद रघुनंदन पे चर्चा हम कर आए हैं रीतिकाल के अंतर्गत। आगे देखते हैं, हरिश्चंद्र ने सबसे पहले विद्या सुंदर नाटक का बंगला से सुंदर हिंदी में अनुवाद करके संवत 1925 में प्रकाशित किया। सबसे पहले कौन सा प्रकाशित नाटक कौन सा है भारतेंदु हरिश्चंद्र का? विद्या सुंदर। अभी भी पूछा हुआ है नेट की 13 नवंबर 2020 वाले पेपर में भी थोड़ा सा घुमा फिरा के, पर मतलब मूल तथ्य यही है, पूछा हुआ है। उसके पहले वे प्रवास नाटक लिख रहे थे पर वह पूरा ना हुआ। उन्होंने आगे चलकर भी अधिकतर नाटक ही लिखे। पंडित प्रताप नारायण और बद्री नारायण चौधरी ने भी उन्हीं का अनुसरण किया। तो ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है। वैसे तो वो कुछ भी पूछ सकता है पर ये पुराने पेपर में पूछे हुए तथ्य हैं। आगामी में तो उसके जो मन में आ रही है वो पूछ रहा है, भूमिका में से भी प्रश्न पूछ रहा है। तो इस पुस्तक में से यदि आप नेट JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो तो छोड़ने योग्य कुछ भी नहीं है। ऐसा आप नहीं कह सकते कि ये पॉइंट मुख्य है और ये छोड़ने योग्य। हाँ, कुछ जो बिल्कुल ही है तो रीतिकाल के अंतर्गत उसको मैंने छुड़वा दिया, सामान्य परिचय देके कवि छोड़ दिए, उनके विस्तार में नहीं गई क्योंकि वो नहीं पूछे जाएंगे। उनका कुछ ऐसा योगदान नहीं है साहित्य की दृष्टि से कि वो पूछे जाएं। आगे शुक्ल जी कहते हैं, खेद के साथ कहना पड़ता है कि भारतेंदु के समय में धूम से चली हुई नाटकों की वह परंपरा आगे चलकर बहुत शिथिल पड़ गई। रामकृष्ण वर्मा बंग भाषा के नाटकों का जैसे वीर नारी, पद्मावती, कृष्णा कुमारी अनुवाद करके नाटकों का कुछ सिलसिला चलाते रहे। इसी उदासीनता का कारण उपन्यासों की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अब देखिए, कृष्णा कुमारी है, पद्मावती है, वीर नारी है, उदय राणा उदय सिंह, और ये सब नाटक तो रंगमंचों पे खेले जाते थे। और नौटंकियों में भी हमारी मम्मी बताती हैं कि उनके शादी के टाइम पे कृष्णा कुमारी और इन सब का अभिनय होता था शादियों के समय में, है ना। उपन्यासी की ओर दिन दिन बढ़ती हुई रुचि के अतिरिक्त अभिनयशालाओं का अभाव भी कहा जा सकता है। अभिनय द्वारा नाटकों की ओर रुचि बढ़ती है और उनका अच्छा प्रसार होता है। नाटक दृश्य काव्य है, उनका बहुत कुछ आकर्षण अभिनय पर आलंबित रहता है। उस समय नाटक खेलने वाली जो व्यवसायी फारसी कंपनियां थी वे उर्दू छोड़ हिंदी नाटक खेलने को तैयार ना थी। ऐसी दशा में नाटकों की ओर हिंदी प्रेमियों का उत्साह कैसे रह सकता। तो इस पैराग्राफ में शुक्ल जी ने बताया कि भारतेंदु काल में जो नई और बहुत उल्लास के साथ जिस गद्य का विधा का नाटक के माध्यम से शुरुआत हुआ, प्रवर्तन हुआ गद्य विधाओं का, वो शिथिल पड़ गई। कारण था, अब आपने एक इसी तरीके का हीरामन और हीराबाई वाला प्रसंग पढ़ा ना, तीसरी कसम में, वो भी तो एक नौटंकी कंपनी है। तो उसी तरीके से फिर इनका सरल रूप में बाद में अभिनय होने लगा। भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी उद्योग करके अभिनय का प्रबंध करते थे और कभी कभी स्वयं भी पार्ट लेते थे। पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल नाटक में जो धूमधाम से अभिनय होता उसमें भारतेंदु जी ने पार्ट लिया था, भाग लिया था। यह प्रश्न भी यहाँ से पूछा हुआ है पिछली परीक्षा में और कई परीक्षाओं में पूछा हुआ। थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके नोट डाउन कीजिएगा। यह अभिनय देखने काशी नरेश महाराज, ईश्वरी प्रसाद नारायण सिंह भी पधारे थे और इसका विवरण 8 मई 1968 के इंडियन मेल में प्रकाशित हुआ था। प्रताप नारायण मिश्र का अपने पिता से अभिनय के लिए मूंछ मुड़ाने की आज्ञा मांगना प्रसिद्ध ही है। तो अब वो क्योंकि रोल करते थे लक्ष्मण का, सीता का, तो यही महिलाओं के पात्र भी यही लोग किया करते थे। महिलाएं उस समय नहीं करती थी ये कार्य, तो उसमें उन्होंने कहा, उन्होंने अपने पिता से जो आज्ञा मांगी, फिर क्या प्रसंग हुआ, यह भी हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। अब देखिए, जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, काफी कुछ पढ़ा लिया मैंने आपको एक सांस में ही, तो अब थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं 1 सेकंड का। जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं, पहली बार मेरी कक्षाओं को देख रहे हैं, तो हो सकता है उन्हें थोड़ा सा ये कठिन लगे। जैसा कि मैंने कहा कि आपको इस पुस्तक को शुरुआत से पढ़ना पड़ेगा समझने के लिए। इसके अलावा हिंदी साहित्य का सरल इतिहास नामक पुस्तक चैनल पे उपलब्ध है। वो 2 पुस्तकें हैं जो 30-32 वीडियोस में मैंने समाप्त कर दी हैं। छोटी सी पुस्तकें हैं, बहुत ही, आप सोच सकते हो उससे भी पतली। तो 15-15, 20-20, 25-25 मिनट के वीडियोस हैं, जिन्हें प्रत्येक वीडियो में मैंने एक अलग टॉपिक को कंप्लीट किया। एक में प्रयोगवाद पढ़ाया है, एक में नाटक, उपन्यास, क्रमबद्ध रूप से गद्य विधाओं का विकास। क्योंकि शुक्ल जी की मृत्यु के बाद का जो साहित्य है, जो लिखा गया, जिस प्रकार गद्य विधाओं का प्रवर्तन हुआ, जो काल चले, जो वाद विवाद चले, वो आप उस पुस्तक से तैयार कर सकते हैं। यानी कि कहने का सरल शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है
उसके माध्यम से आप हिंदी साहित्य का इतिहास इस तरीके से तैयार कर सकते हैं कि उसके बाद आपको कोई अन्य वीडियो, किसी कोचिंग सेंटर के नोट्स या किसी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। दोनों पुस्तकें आपको ध्यानपूर्वक पढ़नी है। आधुनिक काल आपने उसमें से पढ़ा, फिर उसको आप शुक्ल में से पढ़िए। इस प्रकार पढ़िए। यदि आप प्रारंभ कर रहे हैं और लंबे समय से हिंदी साहित्य का ज्ञान आप रखते हैं, विद्यार्थी हैं, अच्छे उसके ज्ञाता हैं, तो फिर शुक्ल की पुस्तक को आप डायरेक्ट पढ़िए। मैं नहीं कहूंगी। हाँ, टीजीटी पीजीटी के लिए, विशेषतः टीजीटी के लिए, पीजीटी के लिए तो शुक्ल को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्नों का स्तर लगातार कठिन होता जाता है और मेरिट में स्थान सुनिश्चित करने के लिए चंद पूछे जाने वाले कठिन प्रश्नों का, जो हर पेपर में होते हैं, कुछ ऐसे प्रश्न जो अटपटे लगते हैं, ऐसा लगता है कि पहली बार ही पूछे गए, तो उनके लिए शुक्ल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, टीजीटी के स्तर पर यदि आप परीक्षा दे रहे हैं तो फिर आप हिंदी साहित्य का जो सरल और संक्षिप्त इतिहास मैंने आपको करवा रखा है, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप उसे कर लीजिए और पुराने पेपर कर लीजिए, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। लेकिन जो विद्यार्थी पीजीटी, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, यूपीएससी या अन्य मुख्य परीक्षा की तैयारी, बीए, एमए कर रहे हैं, उनके लिए शुक्ल का ग्रंथ बहुत ही मुख्य है। तो जो विद्यार्थी चैनल से जुड़े हुए हैं वो अपने भाई बहनों में, आप यदि वो हिंदी से जुड़े हैं, चाहे वो बीए कर रहे हैं, चाहे वो एमए कर रहे हैं, या टीजीटी की, पीजीटी की, किसी भी परीक्षा की वो तैयारी कर रहे हैं, यदि विषय के रूप में हिंदी साहित्य का चयन किया है, तो चैनल पे उपलब्ध हिंदी साहित्य के सरल और संक्षिप्त जो पुस्तक है उसके वीडियोस को शेयर कीजिए, शुक्ल के वीडियोस को शेयर कीजिए, है ना। तो बहुत कुछ आप इस तरीके का ये जोक्स वगैरह शेयर करते रहते हैं, तो थोड़ा सा कुछ ज्ञानवर्धक भी उनको शेयर कीजिए, ठीक है। 11th 12th किसी में भी हो, हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हो अथवा जो आपके वृद्धजन है जो हिंदी रचनाएं पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनको आप गोदान और आपका बंटी जैसे उपन्यास चैनल पे उपलब्ध है, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। बाद में क्रमबद्ध रूप से उनको देखने का तरीका बता दीजिए, तो वो लोग देखते रहेंगे, बुजुर्ग लोग। यानी कुछ अच्छा शेयर कीजिए, और उससे क्या है, और जो है कमेंट बॉक्स में जो आपको समझ में आया उससे संबंधित 1 या 2 लाइनें लिखने का प्रयास करिए, ताकि ये कक्षाएं आपको अपनी सी लगे। आपने क्या समझा और कितना अंतर पड़ा, क्या आपको लाभ हो रहा है चैनल के माध्यम से, क्या आपने पहले भी इस रूप में पढ़ा है इस पुस्तक को, या पहली बार मेरे साथ पढ़ रहे हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप लिखने का प्रयत्न कीजिए कमेंट बॉक्स में, ताकि यदि कोई गलत बात, आपकी गलत कोई चीज़ तथ्य है, तो उसे मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगी। क्या आपने समझा कक्षा में, उसको शॉर्ट फॉर्म में कमेंट बॉक्स में आप लिखने का प्रयास कीजिए। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि काश्मीर कुसुम, राजतरंगिणी का कुछ अंश और बादशाह दर्पण लिखकर, इतिहास की पुस्तकों की ओर, जयदेव की जीवन व्रत लिखकर, जीवन चरित्र की पुस्तकों की ओर भी हरिश्चंद्र ध्यान ले गए थे, पर उस समय इन विषयों की ओर लेखकों की प्रवृत्ति नहीं दिखाई पड़ी। जैसा कि मैंने कहा, नाटकों की ओर इन्होंने ध्यान केंद्रित किया, इतिहास की पुस्तकों से संबंधित ध्यान केंद्रित किया, उपन्यासों का विकास इसके बाद हो ही जाता है, और जीवन वृत्त लिखने की परंपरा भी भारतेंदु ने चलाई। यानी जो अब तक किसी ने नहीं सोचा था, वो सब कुछ सोचने के साथ करके दिखा दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। मात्र 34 वर्ष तक वो जिए और उनका देहांत हो गया, और इसमें शताधिक पुस्तकें उन्होंने लिख डाली, शताधिक नई नई विधाओं का उन्होंने आविष्कार कर दिया। बहुत ही प्रतिभा के धनी थे, और 34-35 वर्ष तक की आयु के लिए तो हम सिर्फ नेट जीआरएफ की ही लिखना, समझना, पढ़ना, देश हित की बातें सोचना तो बहुत दूर, देश के लिए कुछ करना तो बहुत दूर, हम तो सिर्फ अपनी पढ़ाई के लिए ही चिंतित हैं। अपनी नौकरी से ज़्यादा हम कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, परिवार को भी नहीं सोच पाते। अभी तो व्यक्तिगत है, और उन्होंने व्यक्ति के विषय अपने लिए भी सोचा, परिवार को भी देखा, समाज को भी संभाला और देश को भी संभाला। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के प्रति नमन का भाव होना चाहिए, हमारे मन में श्रद्धा का भाव होना चाहिए। भारतेंदु, जब तक सूरज चांद रहेगा भारतेंदु जी का नाम रहेगा। आगे देखते हैं। पुस्तक रचना के अतिरिक्त और साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं, आप लोगों से मैं कहूंगी कि आप ये जो पुस्तक पढ़ रहे हैं ना, इसके साथ साथ पुराने पेपर्स भी सॉल्व करने की आदत आप डालिए। नेट परीक्षा के जितने भी पुराने पेपर हैं चैनल पे उपलब्ध हैं, उनको भी आप अपने मित्रों में शेयर कर सकते हैं। आप जो पढ़ रहे हैं ना, उसकी साथ के साथ प्रैक्टिस होती जाएगी पुराने पेपर के माध्यम से। और यूपी टीजीटी पीजीटी के मैं करवाई रही हूँ, आप एनवीएस, जीट्रिपलएसबी, केवीएस, आरपीएससी के कोई भी पेपर दे रहे हो, सब प्रश्न वही है, उनको प्रैक्टिस सेट की तरह अधिक से अधिक बस आपको प्रैक्टिस करती जानी है। पुस्तक रचना के अतिरिक्त पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक प्रकार के फुटकर लेख और निबंध अनेक विषयों पर मिलते हैं, जैसे राजनीति, समाज दशा, देश दशा, ऋतु छटा, पर्व त्योहार, जीवन चरित्र, ऐतिहासिक प्रसंग, जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषय जैसे आत्मनिर्भरता, मनोयोग और कल्पना। लेखों और निबंधों की अनेक रूपता को देखते हुए उनका वर्गीकरण किया जा सकता है। समाज दशा और देश दशा संबंधी लेख कुछ विचारात्मक पर अधिकांश भावात्मक मिलेंगे।
जीवन चरित्र और ऐतिहासिक प्रसंगों में इतिवृत्त के साथ भाव व्यंजना भी गुम्फित पाई जाएगी। ऋतु छटा और पर्व त्योहारों पर अलंकृत भाषा में वर्णनात्मक प्रबंध सामने आते हैं। जगत और जीवन से संबंध रखने वाले सामान्य विषयों के निरूपण में विरल विचार खंड कुछ उक्ति व चित्र के साथ बिखरे मिलेंगे, पर शैली की व्यक्तिगत विशेषताएं थोड़ी बहुत लेखकों में पाई जाती है। तो प्रत्येक लेखक की अपनी एक शैली है जो उसका जो छाप है उसके ग्रंथों में पड़ी ही पड़ी है, चाहे उन्होंने गद्य की किसी भी विधा पर अपनी लेखनी चलाई होगी। आशा करती हूँ कक्षा आपको अच्छी लग रही होगी। आज की तो इंटरेस्टिंग कक्षा रही है, बहुत कुछ जानने समझने को हमें मिला है। तो अब तक भी वीडियो देख रहे हैं तो लाइक जरूर कर दीजिए। लाइक करने में क्यों कंजूसी करते हो भाई, आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिल रहा है, इतना अच्छा मैटर आपको मिल रहा है, एक पुस्तक पूरी आपकी तैयार हो रही है, इतिहास जो सर्वाधिक पूछा जाता है और सभी परीक्षाओं में काम आने वाला वो भी आपको मिल रहा है बैठे बिठाए फोन के माध्यम से। तो लाइक कर दीजिए ना, थोड़ा हमारा भी उत्साहवर्धन हो। आगे देखते हैं। जैसा कि कहा जा चुका है, हास्य विनोद की प्रवृत्ति इस काल के प्राय सब लेखकों में थी। प्राचीन और नवीन के संघर्ष के कारण उन्हें हास्य के अवलंब दोनों पक्षों में मिलते थे। जिस प्रकार बात बात में बाप दादाओं की दुहाई देने वाले, धर्म के आडंबर की आड़ में दुराचार छिपाने वाले अपने खूसट उनके विनोद के लक्ष्य थे, उसी प्रकार पश्चिमी चाल ढाल की और मुंह के बल गिरने वाले फैशन के गुलाम भी थे। कहते हैं ना, जैसे आपने देखा होगा कि अभी भी परंपरागत रूप में जैसा ही थोड़ा सा भी कुछ करने का घर में प्रयत्न करो तो कहते हैं कि हमारे पिताजी तो ऐसे थे, हमारे माँ बाप ने तो हमें जीना सिखायो, और इस तरीके की कहते हैं ना ग्रामीण स्तर पर, ये हमारे माँ बाप ने तो हमें ऐसो ना सिखायो, ऐसो ना करो, मतलब ये सब मैं देखती हूँ, हमने तो ऐसा ना करो, हमारे माँ बाप ने ऐसा करो। तो मतलब वो उस तरीके के एक आडंबर युक्त बातें करने वाले लोग होते हैं, जो उस आडंबर की आड़ में कि आज से 100 साल पहले किसने क्या किया था, आज को भी उसी परिपाटी पे चलाना चाहते हैं और बदलती हुई परिस्थितियों का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन अपनी बात आती है ना तो वो हाल बदल लेते हैं, वो दूसरों के लिए ही नियम बनाते हैं। ये भी मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में अनुभव किया है कि ऐसे लोग जो बड़ी बड़ी शेखी बदारते हैं ना, घर परिवार के बड़े लोग, यदि हित की बात है तो अच्छी बात है, उससे परिवार का हित हो रहा हो, कुछ समाज की उन्नति हो रही हो, कुछ हमारी व्यक्तिगत उन्नति हो रही हो, परिवार ऊंचे की तरफ जा रहा हो, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, तो वो सारी चीजें सही हैं। लेकिन केवल हमारे मनोबल को गिराने के लिए विशेषतः महिलाएं इस स्थिति का सामना करती हैं, क्योंकि घर बदल कर वो ही आती हैं। भाई लोग अपने घर में रहते हैं तो ऐसा नहीं है कि उन्हें जीवन में कष्ट नहीं है, पर परिस्थिति विशेष जो है तो फिर उस तरीके से मतलब उन्हें किया जाता है कि जैसे वो तो उनके जो माँ बाप हैं वो तो बहुत ही निकृष्ट है, उन्हें तो कुछ आता जाता ही नहीं है ना। ऐसे घुसट लोग होते हैं ना, और बात बात पर उनको इस तरीके के टोका टोकी लांछन लगाना, और मतलब इस तरीके से कि उनका मनोबल और इतना प्रताड़ित किया जाता है किसी किसी को, तो बिल्कुल ही आत्मविश्वास टूट जाता है। जीवन में आगे बढ़ने के जो सारे रास्ते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि विवाह के बाद रुक से गए हैं। तो ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है। तो ऐसे लोगों के जो है आचार विचार, उन पर खूब व्यंग्य किया है भारतेंदु काल के लेखक पे। क्यों? क्योंकि ये पुरातन और नवीन के संधि रेखा पर खड़े हुए लेखक हैं, जहाँ पुराना छोड़ा नहीं इन्होंने, है ना, और नवीन को भी पूरी तरीके से इन्होंने ग्रहण नहीं किया है। नाटकों और निबंधों की ओर विशेष झुकाव रहने पर बंग भाषा की देखा देखी नए ढंग के उपन्यासों की ओर भी ध्यान जा चुका था। अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास पहले हिंदी में लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु निकला। उसके पीछे राधा कृष्ण दास ने निसाय हिंदू और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने नूतन ब्रह्मचारी तथा 100 अजानिक सुजान नामक छोटे छोटे उपन्यास लिखे। सभी के सभी अभी 13 नवंबर 2020 को जो आयोजित हुई है नेट परीक्षा, उसमें क्रमानुसार लगाने वालों में थे, और परीक्षा गुरु के पात्र तो प्रथम शिफ्ट और द्वितीय शिफ्ट दोनों में ही शायद पूछे गए थे, फर्स्ट शिफ्ट में तो पूछे गए थे। तो इस तरीके से है। और अब पहले ढंग का मौलिक नाटक किसको माना है भारतेंदु ने? परीक्षा गुरु। ओ यार, शुक्ल ने किसको माना है? श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को जो पहला नाटक माना है मौलिक अंग्रेजी भाषा की तर्ज पर। उस समय तक बंग भाषा में बहुत से अच्छे उपन्यास निकल चुके थे। जैसा कि हम जानते हैं कि बांग्ला साहित्य का पहले विकास हो चुका है हिंदी से पहले। अतः साहित्य के इस विभाग की शून्यता शीघ्र हटाने के लिए अनुवाद आवश्यक प्रतीत हुए। हरिश्चंद्र ने ही अपने पिछले जीवन में बंग भाषा के एक उपन्यास के अनुवाद में हाथ लगाया था, पर पूरा ना कर सके थे। पर उनके समय में ही प्रताप नारायण मिश्र और राधाचरण गोस्वामी ने नए कई उपन्यासों के अनुवाद किए।
तदंतर बाबू गदाधर सिंह ने बंग विजेता और दुर्गेश नंदिनी का अनुवाद किया। संस्कृत की कादम्बरी की कथा भी उन्होंने बंगला के आधार पर लिखी। पीछे तो बाबू राधा कृष्ण दास, बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री, बाबू रामकृष्ण वर्मा आदि ने बंगला के उपन्यासों के अनुवाद की जो परंपरा चलाई वे बहुत दिनों तक चलती रही। उन उपन्यासों में देश के सर्वसामान्य जीवन के बड़े मार्मिक चित्र रहते थे। ये इन उपन्यासों की विशेषता थी जो बांग्ला साहित्य से हिंदी साहित्य में अनुदित किए गए। प्रथम उत्थान का अंत होते होते तो अनुदित उपन्यासों का तांता बंध गया, पर पिछले अनुवादकों का अपनी भाषा पर वैसा अधिकार न हुआ। अधिकांश अनुवादक प्राय भाषा का ठीक हिंदी रूप देने में असमर्थ रहे। कहीं कहीं तो बांग्ला के शब्द और मुहावरे तक ज्यों के त्यों रख दिए जाते थे, जैसे कांदना, सिहरना, धू करके, आग जलना, छल छल आंसू गिरना इत्यादि। इन अनुवादों से बड़ा भारी काम यह हुआ कि नए ढंग के सामाजिक और ऐतिहासिक उपन्यासों के ढंग का अच्छा परिचय हो गया और स्वतंत्र उपन्यास लिखने की प्रवृत्ति और योग्यता उत्पन्न हो गई। बांग्ला के साहित्य से कहने का तात्पर्य है कि बांग्ला के साहित्यों का जब बांग्ला के नाटक का, बांग्ला के साहित्य विधा का जब अनुवाद हिंदी में हुआ तो हिंदी के जो थे, जो शोधार्थी थे, मतलब जो नई चीजें खोज रहे थे, उनको एक मार्ग मिला कि किस मार्ग पे चलना है, कैसे लिखना है। हिंदी गद्य की सर्वोत्तोन्मुखी गति का अनुमान इसी से हो सकता है कि 2500 पत्र पत्रिका हरिश्चंद्र जी के जीवन काल में निकली, जिनके नाम नीचे दिए गए हैं। अब इससे तो देखिए प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, है ना। अब ये आपको रट लेनी है। 25 की 25 27 है। मैं आपको नाम पढ़ के सुनाऊंगी। अल्मोड़ा अखबार संवत 1928, संपादक पंडित सदानंद सलवास। फिर है हिंदी दीप्ति प्रकाश, कार्तिक प्रसाद खत्री। बिहार बिंदु, केशवराम सदादर्श, लाला श्रीनिवास दास। काशी पत्रिका, बाबू बलदेव बीए। भारत बंधु, तोताराम द्वारा अलीगढ़ से। भारत मित्र, रुद्रदत्त द्वारा। मित्र विलास, कन्हैया लाल द्वारा। हिंदी प्रदीप, प्रयाग, बालकृष्ण भट्ट द्वारा मासिक है। आर्य दर्पण, शाहजहांपुर, वक्तावर। सार सुधा निधि, सदानंद मिश्र द्वारा। सदानंद मिश्र से लगता है वो ऊपर वाले सदानंद सलवास है, ये सदानंद मिश्र है। उचित वक्ता, दुर्गा प्रसाद मिश्र। सज्जन कीर्ति सुधाकर, वंशीधर। भारत सुदशा प्रवर्तक, फरुखाबाद, गणेश प्रसाद। आनंद कादम्बनी, बद्रीनारायण चौधरी। देश हितैषी, अजमेर से निकलता था। दिनकर प्रकाश, लखनऊ से। रामदास वर्मा द्वारा। धर्म दिवाकर, देवी सहाय द्वारा। प्रयाग समाचार, देवकी नंदन त्रिपाठी द्वारा। ब्राह्मण, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा निकलती थी, कानपुर से 1940 में। शुभचिंतक, जबलपुर से सीताराम द्वारा निकलती थी। सदाचार, मार्तंड लालचंद शास्त्री द्वारा। हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह द्वारा दैनिक थी। पीयूष प्रभा, अंबिका दत्त व्यास द्वारा निकलने वाली थी। भारत जीवन, रामकृष्ण वर्मा। भारतेंदु, राधाचरण गोस्वामी द्वारा निकली हुई पत्रिका थी। कवि कल कंज दिवाकर, रामनाथ शुक्ल की थी। तो जो हाईलाइट करवाई है विशेषता आपको याद होनी चाहिए, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। इनमें से अधिकांश पत्र पत्रिकाएं तो थोड़े दिन चलकर बंद हो गई, पर कुछ ने लगातार बहुत दिन तक लोक हित साधन और हिंदी की सेवा की, जैसे बिहार बंधु, भारत मित्र, भारत जीवन, उचित वक्ता, हिंदी, हिंदुस्तान, आर्य दर्पण, ब्राह्मण और हिंदी प्रदीप। मित्र विलास सनातन धर्म का समर्थक पत्र था, जिसमें पंजाब में हिंदी प्रचार का बहुत कुछ कार्य किया था। ब्राह्मण, हिंदी प्रदीप और आनंद कादम्बनी साहित्यिक पत्र थे, जिनसे बहुत सुंदर मौलिक गद्य, प्रबंध और कविताएं निकला करती थी। इन पत्र पत्रिकाओं के बराबर आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। हिंदी प्रदीप को कई बार बंद होना पड़ा था। ब्राह्मण संपादक प्रताप नारायण मिश्र को ग्राहकों से चंदा मांगते मांगते थक कर कभी कभी अपने पत्र में इस प्रकार की याचना करनी पड़ती थी। 8 मास पीछे बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान। क्या करें, आर्थिक रूप से तो देख कवि थे ये लोग, मूलतः पढ़ लिख के अपना जो है जीवन ज्ञान अर्जित करते थे, कविताएं लिखते थे, देश सुधार की, समाज कल्याण की भावना थी, लेकिन पैसे के बिना तो पेट नहीं भरता, इसलिए इन लोगों को कभी कभी मांगना भी पड़ता था। बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने हिंदी संवाद पत्रों के प्रचार के लिए बहुत उद्योग किया था। उन्होंने 1928 में हिंदी दीप्ति प्रकाश नाम का एक संवाद पत्र और प्रेम विलासी नाम की एक पत्रिका निकाली थी। किसने निकाली थी? बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री ने। उस समय हिंदी संवाद पत्र पढ़ने वाले थे ही नहीं। पाठक उत्पन्न करने के लिए बाबू कार्तिक प्रसाद ने बहुत दौड़ धूप की थी। लोगों के घर जा जाकर वे पत्र सुनाकर आते थे। इतना सब करने पर भी उनका पत्र थोड़े दिन चलकर बंद हो गया। संवत 1934 तक कोई अच्छा और स्थायी साप्ताहिक पत्र नहीं निकला था। अतः
संवत 1934 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र, पंडित छोटूलाल मिश्र, पंडित सदानंद मिश्र पंडित और बाबू जगन्नाथ प्रसाद खन्ना के उद्योग से कलकत्ता में भारत मित्र कमेटी बनी और भारत मित्र पत्र बड़ी धूमधाम से निकला, जो बहुत दिनों तक हिंदी समाज पत्रों में एक ऊंचा स्थान ग्रहण किए रहा। प्रारंभ काल में जब पंडित छोटूनाथ मिश्र इसके संपादक थे, तब भारतेंदु जी कभी कभी इसमें लेख दिया करते थे, है ना, भारत मित्र में। अब उस समय में लाहौर में मित्र विलास नामक एक पत्र पंडित गोपीनाथ के उत्साह से निकला। इसके पहले पंजाब में कोई हिंदी का पत्र न था, केवल ज्ञान प्रदायिनी नाम की एक पत्रिका उर्दू हिंदी में बाबू नवीन चंद्र द्वारा निकलती थी, जिसमें शिक्षा और सुधार संबंधी लेखों के अतिरिक्त ब्रह्मोत्मत बातें हुआ करती थी, हुआ करती थी। बाबू नवीन चंद्र जी, ये वही नाम है जब आपने देखा था कल की कक्षा में कि जब शिव प्रसाद सिंह इधर शिक्षा विभाग में कार्यरत थे, तो पंजाब में इसके हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य किसने किया? हिंदी साहित्य के प्रचार प्रसार का इन्हीं बाबू नवीन चंद्र जी ने किया। थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ, समय अभाव है, गुड़िया भी रो रही है, मुझे लेनी पड़ेगी, तो अब इसमें थोड़ा सा जल्दी पढ़ देती हूँ। इसके पीछे जो हिंदी बांधव निकला उसमें भी उर्दू और हिंदी दोनों रहती थी, केवल हिंदी का पत्र न था, केवल हिंदी का एक पत्र नहीं था। कवि वचन सुधा की मनोहर लेख शैली और भाषा पर मग्न होकर ही पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास से निकाला था, जिसकी भाषा बहुत सुष्ठु और ओजस्वी होती थी। भारतेंदु ने गोलोकवास पर बड़ी मार्मिक भाषा में इस पत्र में शोक प्रकाश किया गया था और उसके नाम का संवत चलाने का आंदोलन उठाया था। इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, मैंने अभी ही कहीं पढ़ा है, कवि वचन सुधा भारतेंदु की है, ये तो प्रश्न अभी ही पूछा हुआ है, हाल ही के नवंबर 2013 वाले प्रश्न में सुमेलित करने वाले में, बट ये प्रसंग भी मैंने पढ़ा है, ध्यान देना। पंडित गोपीनाथ ने मित्र विलास में यह कहा था कि भारतेंदु के नाम से संवत चलाइए, जिस प्रकार विक्रम संवत आप चलाते हो विक्रमादित्य के नाम से, और बहुत ही मार्मिक रूप से शोक इसमें प्रकाशित किया गया था। इसके उपरांत 1935 में पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र के संपादन में उचित वक्ता और पंडित सदानंद, इनको हाईलाइट नहीं करती, मैंने आपको वहां लिस्ट में करवा दिया है, दो पत्र कलकत्ता से निकले, सार सुधा निधि। इन दोनों महाशयों ने बड़े समय पर हिंदी के एक बड़े अभाव की पूर्ति में योग दिया था। पीछे कलंक आकर के मनस्वी और देशभक्त राजा रामपाल सिंह जी ने अपनी मातृभाषा की सेवा के लिए खड़े हुए और 1940 में उन्होंने हिंदुस्तान नामक पत्र इंग्लैंड से निकाला, जिसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों रहती थी। भारतेंदु के गोलोकवास के पीछे 1942 में हिंदी दैनिक के रूप में निकला संवत है ये, इसको आप सन 1942 नहीं मानिएगा, संवत है ये, बहुत दिनों तक चलता रहा। इसके संपादकों में देश पूज्य पंडित मदन मोहन मालवीय, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, बाबू बाल मुकुंद गुप्त ऐसे लोग रह चुके हैं। बाबू हरिश्चंद्र के जीवन काल में ही अर्थात सन 1984 में बाबू रामकृष्ण वर्मा ने काशी से भारतीय जीवन पत्र निकाला। इस पत्र का नामकरण भारतेंदु ने ही किया था। ध्यान देने वाले, भारतीय जीवन का नामकरण किसने किया था? भारतेंदु ने किया था, बाबू रामकृष्ण वर्मा के उस लेख का। अब प्रथम उत्थान के अंतर्गत ही कल हम पढ़ेंगे प्रकरण 2 गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, ठीक है। तो इसकी भूमिका आज हमने पढ़ ली है। आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यार प्लीज, इतने अच्छे वीडियो पर भी जो लोग वीडियो देख के लाइक नहीं करते ना, ओहो क्या कहूँ मैं उनके बारे में। और जो लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, अपने मित्रों को शेयर कर रहे हैं, अपने मित्रों को इन वीडियोस मेरी कक्षाओं से जोड़ रहे हैं, मेरे चैनल में किसी भी प्रकार से यदि आप लोग मेरा सहायता कर रहे हो, मेरा सहयोग कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। अब कक्षाएं चालू हो गई हैं, आप लोग अपने मित्रों से मिलने लग रहे हैं। लॉकडाउन तो खुल ही रहा है, अब धीरे धीरे स्कूल कॉलेज भी शुरुआत हो रही है, परीक्षा भी आप देने जा रहे हो। परीक्षा देने जाते हो, आपको लगता है कि कुछ हाँ इस चैनल से आया है, आपकी सहायता बनी, तो अन्य लोगों को भी प्लीज़ आप चैनल के बारे में बताएं। थोड़ा सा हमारा परिवार अब बढ़ना चाहिए, काफ़ी समय हो गया और वीडियो भी बहुत सारे आपके लिए यूज़फुल मैं डाल चुकी हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा सहयोग करें, अधिक से अधिक शेयर करें। न चाहते हुए भी कहना पड़ता है, कोई दूसरा तरीका नहीं है, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो फिर बिना कहे कहेंगे कैसे। इसी के लिए मिलते हैं कल की कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।